नाजरीन, जैसा कि अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, एम्बेसडर ऑफ द स्टेट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। जिस तरह हमने सुना कि 20 नहीं 25 लोग जो हैं शहीद हो चुके हैं अब तक और 1000 से ज्यादा जो है इंजर्ड और बुरी हालत में हैं। अहमद साहब ने बताया कि इस टाइम पे वो अस्पताल में जो हैं, और जिस तरह इसराइल इस टाइम पे जुल्म सितम कर रहा है, क्या कोई रोकेगा? और इस टाइम पे जिस तरह सबकी नजरें ओआईसी के ऊपर जम गई हैं, आलमी अदालत के ऊपर कश्मीरियों को लेकर जमी हुई हैं, फलस्तीन पर एक बार फिर इसराइली फौज ने खूनरेजी का आगाज कर दिया है। एक तरफ कोरोना से दुनिया मर रही है और तो दूसरी तरफ जो है मासूम बच्चों और औरतों पर इसराइली फौज बदतरीन तशद्दुद कर रही है। हमारे साथ माहिर बैनुल अक़वामी अमूर से इमरान एजाज साहब, बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त के लिए। इमरान साहब, जिस तरह अभी अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, एम्बेसडर ऑफ द स्टेट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान थे, बता रहे थे कि 20 नहीं 25 लोग जो हैं शहीद हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोग जो है इस टाइम पे इंजर्ड हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तरफ कश्मीर को देखे तो दिल रोता है, तो दूसरी तरफ फलस्तीन को देखे तो और भी ज्यादा खून जलता है, दिल रोता है। बिल्कुल, मैं साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त जो फलस्तीन की जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। 27वीं रमजान मुबारक में जहाँ पे फलस्तीनी जो है वो अपनी इबादत में मसरूफ थे, उसी दौरान में जो इसराइल आर्मी है उसने एक बदतरीन तशद्दुद वहाँ पे किया है इन मासूम लोगों के ऊपर। और इसमें ज्यादातर जो तादाद है शहीद होने वालों में ये बच्चों और औरतों की है बदकिस्मती से। और जो अभी आपको इन्वेस्टर साहब ने बताई फिगर, बिल्कुल ये फिगर है, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये फिगर शायद और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। उसकी वजह यह है कि आज सुबह जो एयर स्ट्राइक की है इसराइल ने वहां पे फलस्तीन के ऊपर, वो उस एयर स्ट्राइक के नतीजे में काफी तादाद में लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है इसराइल में वहां पे हॉस्पिटल में फलस्तीनियों की वो बहुत ही खराब है। एक तो उनको ट्रीटमेंट कोई नहीं मिल रहा। अभी इस वक्त जो इसराइल है वहां पे वो 3 किस्म की जो फलस्तीनियों के ऊपर जो तशद्दुद कर रहा है। एक तरफ जो मस्जिद अक्सा के अंदर जो मासूम बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, नौजवान भी हैं, उनके ऊपर तशद्दुद जारी है। दूसरी तरफ एक एयर स्ट्राइक का बहाना बना के उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उस नतीजे में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी हो रहे हैं। तीसरी नजर में जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उन लोगों को इलाज और मुआवजे में जो डिले आ रहा है वो भी इस तरह की सिचुएशन में बात करने के लायक है। तो इस बात करने का मकसद ये है कि इतना जुल्म और तशद्दुद, वो भी रमजान के महीने में, ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। और यकीनन इस सारी सिचुएशन में अब हमें ये देखना होगा कि क्या ये जुल्म सितम का सिलसिला जो है ये जारी रहता है। क्या हमारी 40 या 45 ममालिक की जो मुस्लिम फौज एक इस्लामिक लीग है पूरी, जो इस वक्त सऊदी कोलेशन में जारी है, क्या वो अपना कोई रोल अदा कर पाएगी इसमें? ये चीज में जो आने वाले जो दिन है ना उसके लिए देखना बहुत जरूरी है कि इसमें अब आगे उसके लिए क्या होता है। इमरान साहब, ये बताइएगा, टर्की और पाकिस्तान, सऊदी अरब और 45 मुस्लिम ममालिक जो है इस पर कुछ कर सकते हैं? क्योंकि हमने जब एम्बेसडर साहब से पूछा तो वो कह रही हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। मिस, आज ओआईसी के सफीरों का इजलास जो है वो रात को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था। उसमें एक करारदाद जो है वो मंजूर की गई है और उस करारदाद में कहा गया है कि ओआईसी जो है वो फौरी तौर के ऊपर फलस्तीन के इशू के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करे और उस कॉन्फ्रेंस में जो है वो सबको बुलाया जाए और एक हिकमत अमली बनाई जाए। दूसरी बात आपकी टर्की हमेशा आपको पता है फलस्तीन के बिल्कुल साथ हर मामले में खड़ा होता है। आने वाले पिछले कुछ सालों में भी जब फलस्तीन के ऊपर इसराइल ने बदतरीन तशद्दुद किया था, तुर्की एक वाहिद मुल्क था जिसने अपना पूरा जहाज वहां पे पहुंचा दिया था इसराइल की मदद करने के लिए, लेकिन उसको बाद में उसकी अप्रूवल नहीं मिल सकी। वो एक अलग स्टोरी है। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान की भी एक हाई लेवल का डेलीगेशन जो है वो सऊदी अरब से अपना विजिट कंप्लीट करके आया है। और आज की डेट में अभी शाह महमूद कुरैशी साहब से, इमरान खान साहब से, हमारे आर्मी चीफ भी उसमें शामिल थे। और अभी इस वक्त वहां पे जो है जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो वहां पे सऊदी अरब में मौजूद हैं। और डेफिनेटली इस सारे सिनेरियो में आने वाले दिनों में देखा जा सकता है क्या सारी मुस्लिम उम्मा मिलकर फलस्तीन के लिए कोई रास्ता निकाल पाएंगी। ये मिस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखें टर्की का सऊदी अरब में जाना, सऊदी अरब से बातचीत करना बहुत जबरदस्त है। और मैं काबिल तहसीन समझता हूँ इस काविश को, जिसने भी ये इसमें खैर सगाली में अपना किरदार अदा किया। लेकिन अब बात यह है, क्या इसके बाद ईरान जो सबसे एक बड़ा मसला है, क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और टर्की, ये 4 मुस्लिम ममालिक मिलकर
फलस्तीन के लिए या मुस्लिम ममालिक के लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, ये चीज में देखने के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा जरूरी है। और शायद मुझे ये लगता है कि जिस तरह इस वक्त टर्की के जो है फॉरेन मिनिस्टर वहां पे सऊदी अरब में अवेलेबल हैं, शायद आने वाले दिनों में एक कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाए और उसमें आप सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान और टर्की इन सब ममालिक को एक साथ देखें, जो कि मिस एक बड़ा दरीना मसला है। और जब तक ये मुस्लिम उम्मा जो है ये यूनाइटेड नहीं होगी, उस वक्त तक में हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम कश्मीर को भी रोते रहेंगे, हम फलस्तीन को भी रोते रहेंगे, शायद उस दौरान में एक नया बात रो ही रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ही है। अभी तो शुक्र है कि शायद आज़रबाईजान ने अपना मसला जो है वो हल कर लिया है, लेकिन अगर मिस खुदा ना खास्ता आर्मीनिया की जो ताकत है वो आज़रबाईजान के ऊपर मुसल्लत हो जाती, तो मिस आज हम अपने इशू के साथ वहां पे आज़रबाईजान को भी डिस्कस कर रहे होते। तो मिस ये चीजें देखने वाली हैं कि क्या मुस्लिम उम्मा का किरदार जो 40 से 45 ममालिक की ये जो एक पूरी एक फोर्स है, जो पूरी एक आर्मी है, जो सारा एक इनका कैलकुलेशन है पूरी, ये मिस आने वाले दिनों में इस मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम उम्मा के लिए कोई किरदार अदा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। दूसरी बात जो इसराइल की है मिस, इसराइल को तो कोई खौफ ही नहीं है, वो तो इस वक्त मिस अपनी जो ताकत के नशे में वो बिल्कुल चूर है। वो तो कभी ईरान को तड़ी लगाता है, कभी किसी और ममालिक को जो है वो तड़ी लगाता है। बात करने का मकसद ये है कि कब तक इसराइल जो है वो इस तरह जुल्म सितम का अपना बाजार गर्म करके रखे। ये वक्त है जिस वक्त में ये मुस्लिम ममालिक की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इन सबको मिलके फलस्तीन और कश्मीर दोनों के इशू को उजागर करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर ओआईसी की ये जो अभी करारदाद सबमिट हुई है न्यूयॉर्क में, इसके बाद ओआईसी का इजलास बुलाया जा रहा है, इस इजलास में दो चीजें डिस्कस होनी चाहिए, एक फलस्तीन और दूसरा कश्मीर। दोनों को एक पॉइंट में आप डिस्कस करें। जिस तरह देखेंगे यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान के जो हमारे मुस्तकिल वहां पे मेंबर हैं, उन्होंने भी वहां पे यूएन में जो है वो अपना एक प्रोटेस्ट सबमिट करवाया है कि फलस्तीन के इश्यूज के ऊपर आप इसको डिस्कस करें। लेकिन बात यह है यूनाइटेड नेशन आपको पता है एक बड़ा इदारा है, शायद उसको ये हमारी छोटी मोटी जो करारदादें हैं इसका इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ओआईसी का जो प्लेटफॉर्म है इसको उजागर करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, और जब तक मेरे ख्याल से इसको उजागर नहीं किया जाएगा ये कभी थमेगा नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर ओआईसी इनका साथ देती है तो इसराइल अपनी खूनरेजी बंद करेगा फलस्तीनियों पर? मिस बिल्कुल कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा मुआवजा करें आज़रबाईजान वाले कॉन्फ्लिक्ट का, तो क्या आज़रबाईजान का जो मसला था वो कोई छोटा मसला था? नहीं, वो क्या आर्मीनिया के पीछे जो है वो दूसरी ताकतें इन्वॉल्व नहीं थी? लेकिन क्योंकि आपको पता है जब एक आज़रबाईजान और उसके बैक एंड के ऊपर टर्की, कुछ लोग पाकिस्तान को भी उसमें लेके जा रहे थे, जब इन ममालिक ने डट के वहां पे मुकाबला किया तो आज आप देख लें आज़रबाईजान अपनी टेरिटरी जो है वो वापस लेके बैठ गया। तो बात करने का मकसद ये है कि जब तक हम अपने दुश्मन को अपने से ज्यादा ताकतवर समझते रहेंगे तो हम इसी तरह ही कमजोर नजर आएंगे हर बंदे को। इमरान साहब अभी जो है एम्बेसडर साहब भी ये कह रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि हमारा जो है बहुत साथ दिया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी जो है हमारी करंट जो है मौजूदा हुकूमत जो है वो इनका बहुत साथ दे रही है, ऐसा उन्होंने ये भी कहा है। मगर हमें ये भी नहीं ना चाहिए कि इमरान साहब जिस तरह कश्मीर इशू को लेके हम खामोश हो गए हैं, ठीक है कभी कभी जो है कश्मीर इशू को रो लिया जाता है, मगर ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब हम लोगों का वक्त आ गया है कि जिस तरह कश्मीर को हम लोगों ने अपने प्रोग्राम का सेगमेंट बनाया हुआ है, फलस्तीन को भी इसी तरह हम लोगों को जो है हाईलाइट करना होगा इस इशू को भी, फिर ये मामला जो है थमेंगे। हो सकता है कि हमारी आवाज किसी आगे तक चली जाए और किसी को होश आ जाए और इस तरह के मामलात को रोक दिया जाए। बिल्कुल मैं साहब ने ठीक कहा है, इसी तरह की सिचुएशन है। देखें कश्मीर फलस्तीन ये इस वक्त जो दो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट जो है ये इस वक्त इन दोनों जगह के ऊपर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। और सिर्फ एक कम्युनिटी मुसलमान जहां पे हमें सिर्फ पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, क्या अगर इस जगह के ऊपर अगर कोई क्रिश्चियंस के ऊपर कोई जुल्म हो रहा होता या किसी और कम्युनिटी के मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर जुल्म होता? इमरान साहब आप इसकी जीती जागती मिसाल ये ले लें कि जो दिल्ली में सिख यात्री इकट्ठे हो गए तो अमेरिका की 11 जो है सिख यूनियंस जो हैं उन्होंने उनकी हिमायत की, दुनिया भर से सिखों ने एहतजाज शुरू कर दिया था। बिल्कुल मिस इसी तरह ही है, दुनिया भर से एहतजाज शुरू हो गया, इवन कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन में एक करारदाद जमा करवा दी। बिल्कुल अपनी आवाज को उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली पेश किया हर किसी के आगे। बिल्कुल मिस, और मिस बात करने का मकसद ये है कि देखिए दो किस्म की इस वक्त सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि जिस तरह मैं और आप या हम लोग या आपका चैनल इस इशू को उजागर कर रहा है, एक तो पॉइंट आउट ये हो गया, एक होता है लोकल लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आपके जो पॉलिटिशियन है वो इस इशू को कैसे उजागर करते हैं। तीसरा और सबसे ज्यादा जो अहम किरदार होता है वो हमारे सिफारत खानों का होता है। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे सिफारत खाने वहां पे मौजूद हैं दूसरे ममालिक में, क्या
आज अगर जो प्रोटेस्ट सिख यात्री वहां पे पूरी दुनिया में कर रहे हैं, अगर आप क्या समझती हैं उसके साथ किसी तरह कश्मीर का झंडा भी वहां पे लहराया जाता, या चंद लोग ही किसी तरह कश्मीर के वहां पे उस प्रोटेस्ट में शामिल होते थे, क्या इंडिया की नींदें हराम नहीं होनी थी? क्या यूनाइटेड नेशन में करारदाद में यह ना लिखा जाता कि ये सिखों के साथ साथ ये कश्मीर का जो मसला ये भी हल किया जाए? तो इस बात करने का मकसद ये है कि हमें चाहिए कि हम सिफारती सतह के ऊपर भी इस चीज को उजागर करें। मैं आपको थोड़ी सी होगा अब हमें। इमरान साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम यही बात करें कि जो फलस्तीनियों के साथ आजकल इशू चल रहा है, जो है रोजे की हालत में मुसलमानों का जो है कत्लेआम किया जा रहा है, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।